नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कीन, जिसमें हम एल्कीन बनाने की विधियां देखेंगे। तो अपनी पहली विधि है एल्कोहलों का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इनमें क्या होता है, जो एल्कीन बनाने के मेथड है, इनमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं काम आती है। फर्स्ट अभिक्रिया काम आती है वो है अपने विलोपन अभिक्रियाएं। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ के आ गए हैं। और सेकंड टाइप की रिएक्शन द्वारा एल्कीन प्राप्त होती है वो है योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपने जो भी कोई एल्कीन है या फिर एल्कोहल है, उसमें से दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकलते हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से कैसे होगा, जब हम एल्कोहल को कंसंट्रेट एसिड के साथ, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फास्फोरिक एसिड हो गया, उनके साथ एल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या होगा, एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा और एल्कीन प्राप्त होगा। इसके रिजल्टेंट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण से। इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल को प्रबल अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में या के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्कोहल से जल का अणु बाहर निकलने के पश्चात एल्कीन प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन काम में आ रही है, इसमें आ रही है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, यानी E1 एक अणु विलोपन अभिक्रिया हो रही है इसमें, और इसमें अपने पास क्रियाकारक के रूप में क्या है, क्रियाकारक है अपने पास एल्कोहल। एल्कोहल का ही तो निर्जलीकरण कर रहे हैं, तो इसमें क्रियाकारक होंगे एल्कोहल। नेक्स्ट देखें तो इसमें उत्प्रेरक का काम कौन कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कौन कर रहे हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड H2SO4 और फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्रोडक्ट या उत्पाद, वो हमें प्राप्त होगा एल्कीन प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इसमें एक चीज और बनती है, वो होती है इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट प्राप्त होगा या मध्यवर्ती प्राप्त होगा। अभिक्रिया मध्यवर्ती जो हम पढ़ चुके हैं, और अभिक्रिया मध्यवर्ती के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है अपन को, कार्ब केटाइन। तो चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। एथेनॉल की रिएक्शन हम ये अपना एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे, कंसंट्रेट या
पर्पल या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से। और क्या करेंगे, हीट देंगे या गर्म करेंगे, तो क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा एक तो, और क्या प्राप्त होगा अपन को, ये हो गया एथेनॉल, और एथेनॉल से अपन को प्राप्त होगा इथीन। अब इसकी देखते हैं अपन मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म देखे तो जो अपने पास एथेनॉल है, यही है। अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ क्या करें, गर्म कर रहे हैं। ये रिएक्शन होगी वो फास्ट रिएक्शन होगी। अब जब ये रिएक्शन होगी तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H बॉन्ड HSO4। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे सल्फर के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अपन को पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बॉन्ड पेयर में काम आ गए, और जो बाकी बचे 4, उनसे ये हाइड्रोजन आके 2 से क्या बना लेगा, एक बॉन्ड पेयर बना के इनसे जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है ऑक्सीजन के पास। एथेनॉल लिया था, ये रिएक्शन होगी तो जो अपना एथेनॉल है यहाँ पे OH था, अब ये एक हाइड्रोजन और आया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अपना बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल या इथेनॉल। अब इससे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा यहां से बॉन्ड ब्रेक करके। ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, और बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, H2O के रूप में। और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये किसका निर्माण हो गया अपने पास, ये क्या है, कार्ब केटाइन, यानी इंटरमीडिएट मिलेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जब अपने पास जो H2SO4 था उसका एक हाइड्रोजन काम में ले लिया था और एक बचा था HSO4 जिसपे क्या था, नेगेटिव चार्ज था अपने पास सल्फर के पास। अब ये सल्फर क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड दे जाएगा अपन को यहाँ पे
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये इसके साथ जुड़ के क्या करेगा, H2SO4 का निर्माण करेगा और H2SO4 के रूप में निकल जाएगा, और साथ ही साथ अपन को एल्कीन प्राप्त हो जाएगा जो होगी इथीन। ये अपन को इथीन प्राप्त होगी। यहाँ पे H2SO4 है, वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का ही काम कर रहे हैं। यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालना और रिएक्शन को फास्ट करना, स्लो करना, जो भी काम है वो किसका है, इसका है, H2SO4 का। यहाँ पे अपन लेते हैं बेस, जो कि वीक बेस के रूप में HSO4 को ले रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है जब एल्कीन एल्कोहलों का निर्जलीकरण करवाते हैं अपन, तो एक से ज्यादा एल्कीन बने तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इसको समझाने के लिए सेटजेब ने एक नियम दिया था। वो सेटजेब के अनुसार यह था कि जब एक से अधिक एल्कीन बनते हैं तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। सेटजेब का नियम, यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्केन बनने की संभावना हो तो मुख्य रूप से वह एल्कीन बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। अब इस अभिक्रिया में स्टेबिलिटी का पता कैसे चलेगा अपन को कि कौन सी एल्कीन स्टेबल ज्यादा है। तो जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी वो एल्कीन, और जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा मेजर रूप से बनेगी। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के रूप में। अपन ले लेते हैं ब्यूटेनॉल, वही रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इस पे प्लस साइन और इस पे माइनस आ जाएगा चार्ज। फिर यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। एक तो ये हाइड्रोजन रहा, एक ये ग्रुप रहा। अब बात आती है कि अपना अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन तो यही है। अब इस कार्बन से कितने बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं, दो बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं। अब बात आती है डबल बॉन्ड किधर बनेगा, इस साइड हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकलेगा, इस बीटा कार्बन से या इस बीटा कार्बन से। अगर इधर वाले से निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, इधर वाले से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए देखते हैं पहले। CH2 CH CH3 और ये हो गया अपना कार्ब केटाइन। अब वीक बेस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन किस कार्बन से निकलेगा, जब इस बीटा कार्बन से निकले, इसको मान लो बीटा 1 और ये हो गया बीटा 2। जब ये बीटा 2 कार्बन से निकलेगा तो अपन के क्या बनेगा, यहां से एक कार्बन एक हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा जो कि यहाँ के इसके साथ H2SO4 का निर्माण करेगा। H2SO4 निकल जाएगा और यहां से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा।
या तो अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर यहां से बीटा 1 से हाइड्रोजन निकलेगा। इसमें तो किससे निकाल रहे हैं, बीटा 2 हाइड्रोजन, इसमें बीटा 1 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा मेजर रूप में प्रोडक्ट बनेगा। अब इनमें से मेजर रूप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल हो कौन सा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो पहले देखते हैं अपन इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के जो पास वाला कार्बन है यानी बगल वाला कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ डबल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही है, इसके पास वाला कार्बन ये रहा, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 2। अब इसमें देखें अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, और दोनों ही ये डबल बॉन्ड के कार्बन के पास वाले या बगल वाले कार्बन है। तो इनके पास 3 हाइड्रोजन इसके पास और 3 हाइड्रोजन इसके पास, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 6। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, और ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो मेजर रूप से यही प्रोडक्ट बनेगा, यानी अपना मेजर प्रोडक्ट यही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें क्या होता है कि एल्काइनों की प्रेजेंस में जब एल्काइनों का उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं अपन, तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम 2 प्रकार के उत्प्रेरक है वो काम में लेते हैं। फर्स्ट उत्प्रेरक है वो काम में लेंगे, वो होगा द्रव अमोनिया सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें कौन सी एल्कीन प्राप्त होगी, विपक्ष या ट्रांस एल्कीन प्राप्त होगी। और सेकंड उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं लिंडर उत्प्रेरक। लिंडर उत्प्रेरक होते हैं पैलेडियम धातु वाले उत्प्रेरक। पैलेडियम धातु वाले उत्प्रेरक कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में जब यह रिएक्शन होगी तो कौन सी बनेगी, समपक्ष एल्कीन बनेगी, यानी सिस एल्कीन बनेगी। चलिए तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। अपन लेते हैं एक एल्काइन, ये हो गया अपना एल्काइन। इसका कराएंगे हाइड्रोजनीकरण, किसकी प्रेजेंस में होगा ये, फर्स्ट कराते हैं अपन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस और सोडियम के साथ। जब ये कराएंगे उत्प्रेरक तो यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें प्राप्त होगी विपक्ष एल्कीन, जिसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन बोल दो। ट्रांस एल्कीन अपन पढ़ के आए थे वो कुर्सी और नौका संरूपण, उनमें क्या था, इसको देखें तो इस प्रकार से आ रहा है। तो ये एक प्रकार की कुर्सी टाइप में है,
तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस या विपक्ष एल्कीन। लेकिन जब यही रिएक्शन लिंडर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होगी तो कौन सी होगी, समपक्ष एल्कीन का निर्माण होगा। समपक्ष या सिस एल्कीन मिलेगी हमें। इसकी संरचना देखें तो एक नाव के समान ही है, तो इसे सिस एल्कीन बोलेंगे। ये जो रिएक्शंस हैं, ये दोनों जो हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं, लिंडर और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, ये रिएक्शन किस टाइप की है, योगात्मक रिएक्शन है। क्यों योगात्मक रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो अणु आके जुड़ते हैं, या दो हाइड्रोजन आके मान लो दो परमाणु जुड़ते हैं। तो इसमें यही हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो हाइड्रोजन आके जुड़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्यूब ब्यूट आइन या ट्यूब ब्यूट 2 आइन ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे और वो भी द्रव अमोनिया और सोडियम की प्रेजेंस में। बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और विपक्ष या ट्रांस एल्कीन का निर्माण करेगा। इसी प्रकार जब हम लिंडर उत्प्रेरक लेंगे क्या होगी अपनी ट्रांस स्ट्रक्चर, और ये हो गई अपनी सीएस स्ट्रक्चर। अब जो एल्कीन के प्रिपरेशन की जो विधियां बची है एक दो, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।